हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे चित्रकला के 6 अंगों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से चित्रकला के एक अंग हैं। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूं आर्ट्स हिस्ट्री की, ये टीजीटी, पीजीटी ड्राइंग, फाइन आर्ट्स स्टूडेंट उनके एंट्रेंस के लिए, और साथ ही साथ आर्ट्स में जो हिस्ट्री में जो जिनकी रुचि है उनके लिए है विशेष रूप से, और यूजीसी नेट के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। जयपुर नरेश जय सिंह प्रथम की सभा के राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर ने आलेख्य या शिल्प चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, और उसका मैं वर्णन सबसे पहले संस्कृत में करूँगा। रूप भेद प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्रम षडंकम। ये कामसूत्र से लिया गया है ये पूरा श्लोक। प्राचीन भारतीय चित्रकला में यह षडंग हमेशा ही महत्वपूर्ण और सर्वमान्य रहे हैं। आधुनिक चित्रकला पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के बावजूद भी यह महत्वहीन नहीं हो सके हैं, क्योंकि षडंग वास्तव में चित्र के सौंदर्य का शाश्वत आधार है। इसलिए चित्रकला का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है। तो शिल्प दर्शन के 6 अंगों में सबसे पहला है रूप भेद, जिसमें कहते हैं कि दृष्टि का ज्ञान। दूसरा है प्रमाण, ठीक अनुपात यानी कि नाप तथा बनावट। तीसरा है भाव, जिसका अर्थ है आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। चौथा है लावण्य योजना, जिसका अर्थ है कलात्मकता तथा सौंदर्य का समावेश। पांचवा है सादृश्य, जिसका अर्थ है देखे हुए रूपों की समान आकृति। छठा है वर्णिका भंग, रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता। छयों का विवेचन इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले रूप भेद। प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे अमुक व्यक्ति की आकृति को पहचाना जा सके। जिस विशेषता या गुण के द्वारा आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति हो, उसी गुण का नाम रूप है। जैसे माता के रूप में माता और धाया के रूप में धाया का आभास हो, तभी ही रूप रचना सार्थक और सत्य होगी। रूप साक्षात्कार आत्मा तथा आँखों दोनों के द्वारा किया जा सकता है। चक्षुओं के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, सफ़ेदी या कालेपन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु उस वस्तु के निहित व्यापक सौंदर्य को हम आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। नेत्रों का संबंध सर्वप्रथम रूप में से होने के पश्चात ही शन्य शन्य आत्मा का संबंध स्थापित होता है। भिन्न भिन्न कलाकार रूप का साक्षात्कार अपनी अपनी ज्ञान इंद्रियों की शक्ति के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। इसलिए एक ही वस्तु से कई कलाकारों के द्वारा बनाए गए चित्र भिन्न भिन्न आकार, प्रकार और। अब बात करते हैं प्रमाण की। दूसरा, प्रमाण का अर्थ है आकृतियों के अनुपात का ठीक ज्ञान करना है। प्रमाण के अंतर्गत आकृतियों के माप, लंबाई, चौड़ाई, सीमा, रचना, कद आदि आकृति का विवरण आ जाता है। प्रमाण के द्वारा मूल वस्तु का ज्ञान चित्र में भरा जा सकता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से संबोधित किया जाता है। किसी विशाल पर्वतमाला या सागर तट को किसी दीवार के धरातल पर अंकित करने से पहले पर्वत, आकाश, वृक्ष या सागर, नौका, तट आदि के लिए अनुपातानुसार छोटा करके यथास्थान अनुपात में रखना होगा। यही हमारा प्रमा शक्ति का कार्य माना गया है। प्रमा इस अनंत सृष्टि या सीमित जगत को मापने, देखने, समझने के लिए हमारे अंतःकरण का मापदंड है। प्रमा से न केवल निकट या दूरी का ज्ञान होता है, बल्कि किसी वस्तु का कितना भाग चित्र में प्रस्तुत करें जिससे चित्र आकर्षक लगे, इसका भी प्रमा ही निर्धारित करती है। प्रमा के द्वारा ही हम पुरुष तथा स्त्री अनुपात की विभिन्नता, पशु पक्षी आदि की विभिन्नता भेदों को ग्रहण करते हैं। पुरुष तथा स्त्री की लंबाई चौड़ाई में भेद
उनके अंगों की रचना किसी क्रम में होनी चाहिए, अथवा देवताओं, राजाओं और साधारण मनुष्यों के चित्रों के कद का क्या अनुपात है, यह तत्व प्रमा के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन दिया है, जो इस प्रकार है। मानव 10 ताल जैसे पांडव, राम, कृष्ण, शिव आदि। भयानक 12 ताल जैसे भैरव, बारहा, हरग्रीव। तीसरा है राक्षस 16 ताल जैसे कंस और रावण। कुमार 8 ताल जैसे वामन। पांचवा है बाल 5 ताल जैसे बाल गोपाल। इस नाप तोल में ताल को एक इकाई माना गया है। इसी आधार पर विभिन्न आकृतियों के अनेक प्रमाण बताए गए हैं। अब तीसरा है हमारा भाव। भाव का प्रदर्शन आकृति की भंगिमा से होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में भाव के लिए काव्य रचना का मूल आधार माना गया है और भावों की महत्ता पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है। भाव के उदय से ही शरीर तथा इंद्रियों में विकार की स्थिति उत्पन्न होती है। भाव 2 प्रकार से प्रकट होता है, प्रकट तथा प्रच्छन्न। भाव के प्रकट रूप का दर्शन हम नेत्रों के द्वारा कर सकते हैं, परंतु प्रच्छन्न रूप का अनुभव केवल मन के द्वारा कर सकते हैं। वर्षा काल के काल में काले बादल तथा हरियाली का सौंदर्य, माथे पर हाथों को रखकर बैठने में, आंखों को दबाकर रोने में, अस्त व्यस्त केशों को लहराने में, अधरों और नयनों की फड़कन में, झुकी झुकी पलकों में जो भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रकट रूपों में आँखों से देख सकते हैं, किंतु भाव के प्रच्छन्न रूप का आँखों को आभास नहीं होता। इसका ज्ञान अनुभव के द्वारा होता है। चित्र की ये अचित्र बातें जो नेत्रों के द्वारा नहीं देखी जाती, व्यंजना के द्वारा पहचानी जा सकती हैं। बाहर के रूप को रेखा, रंगों तथा आकारों के द्वारा प्रकट रूप में अंकित किया जा सकता है, परंतु भाव के व्यंग पक्ष को या उसके आंतरिक रूप को कलाकार रूप के ओट में अभिव्यक्ति करता है। चौथा है लावण्य योजना। रूप, प्रमाण तथा भाव के साथ चित्र में लावण्य का होना परम आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक दिशा देता है, उसी प्रकार लावण्य को उत्कर्ष प्रदान करता है। भाव आंतरिक सौंदर्य का बोधक है और लावण्य भारी सौंदर्य का प्रतीक है। भाव द्वारा कभी कभी चित्र में कर्कशता का अभाव होने लगता है, किंतु लावण्य योजना से वह आकर्षक बन जाता है। चित्र में रूप और प्रमाण की यथाचित उपयुक्त व्यवस्था होने पर भी लावण्य का समावेश किए बिना चित्र से सौंदर्य की अभिव्यंजना नहीं होती। दूसरी ओर लावण्य का उदय मुख्यतः रूप, प्रमाण तथा भाव से ही होता है। जिस प्रकार एक कांति लावण्य रहित मोती की भंगिमा निष्प्रभ है, उसी प्रकार रूप, प्रमाण तथा भाव से युक्त चित्र भी लावण्य के बिना आकर्षण रहित है। लावण्य का ठीक संतुलन भी आवश्यक है। अब हम बात करें 5वें सादृश्य की। मूल पदार्थ या भाव को उसकी प्रतिकृति में मूल जैसी समानता के भाव दर्शित करना सादृश्य है। चित्र सत्य पर आधारित हो या कल्पना पर, इसमें चित्रित व्यक्ति या आकृति को दर्शक पर तुरंत पहचान जाए तो सादृश्य ठीक है। जिस व्यक्ति या जिस वस्तु को हम चित्र में अंकित करते हैं, उसके गुण अथवा दोष चित्र में समाविष्ट होना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर देखें, बुद्ध के चित्र में उनकी दया तथा अहिंसा की वह विशेषताएं होनी चाहिए जो उनमें सारे संसार ने देखी। यदि वह विशेषताएं चित्र में नहीं हैं तो चित्र को महावीर स्वामी का भी समझा जा सकता है, क्योंकि दोनों ने ही तपस्या की और दोनों का योगी रूप है। परंतु इसके लिए बुद्ध के कटे केश अहिंसा का संदेश देती मुद्रा में तथा हाथ में भिक्षा पात्र लिए अंकित करना होगा। महावीर के चित्र में ये विशेषताएं उपयुक्त नहीं है। अविंद्रनाथ ठाकुर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देने को सादृश्यता उत्पन्न करना माना है। यदि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का भाव उत्पन्न होता है
या भिन्नता होते हुए भी यदि दोनों वस्तुओं में समानता है तो उनका अपना अपना स्वभाव है। लहरदार आकृति की समानता होने के कारण वेणी से सर्प को सादृश्य किया गया है, परंतु यह दोनों भिन्न हैं, क्योंकि सर्प का धर्म है जमीन पर सरकना और वेणी का धर्म है सिर पर लटकना। यदि जमीन पर वेणी पड़ी हो तो उसका धर्म सर्प का भय दिखाना नहीं है। सादृश्य ऐसी सच्चा तभी होगा जब जहांगीर के चित्र को दर्शक जहांगीर का ही कहें, औरंगजेब का नहीं। इस प्रकार चित्र को पहचानने में जब दर्शक भूल नहीं करता तो चित्र की शुद्धता सराहनीय है, जो सादृश्य के द्वारा ही प्राप्त है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्र सूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना गया है। इसमें श्लोक के माध्यम से बताया गया है, चित्रे सादृश्य कर्णम प्रधानम परिकृतितम। अगला बताते हैं हम 6वां, यानी कि वर्णिका भंग। वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तुलिका का प्रयोग। किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सभी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंग की भिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता, बल्कि उनका अंतर भी अभिव्यक्त होता है। बिना वर्ण साधना के उपरोक्त प्रथम 5 अंगों का कोई महत्व ही नहीं रहता, बल्कि उनका स्थान केवल मन तक सीमित रह जाता है। इस प्रकार उपरोक्त 5 कला अंगों का वर्ण विधि तथा तुलिका ही साकार रूप से प्रदान करती है। यद्यपि वर्ण 5 माने गए हैं, परंतु इनके सम्मिश्रण से सैकड़ों सम्मिश्रित वर्ण उत्पन्न होते हैं। पक्षी, मानवकृति आदि में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाए, चित्रकार के लिए जानना परम आवश्यक है। वर्णिका भंग की पूर्णता प्राप्त करने के लिए लघुता, क्षिप्रता और हस्त लाघव और वर्ण के कौशल की आवश्यकता है। यदि किसी पुष्प का चित्र बनाना है तो उससे फूलों का रंग ही नहीं, सुगंध की भावना का उदय भी होना चाहिए। वात्स्यायन ने यह भी उल्लेख किया है कि नागर के आवास कक्ष में पलंग, सेज के सिराने, खूंटी पर वीणा तथा चित्र रचना का सामान टंगा होना चाहिए। प्रेमिका को वश में करने का एक उपाय बताते हुए यह भी कहा गया कि जहाँ उसका घूमना फिरना हो वहाँ उसके चित्रों के साथ नायक का चित्र बनाकर रख देना चाहिए। चित्रक्रम के जिन 6 अंगों का ऊपर विवेचन किया गया है, वस्तुतः वह भारतीय शिल्प के 6 अंग हैं। शिल्प शब्द का अर्थ है व्यापक और चित्रकला भी एक शिल्प है। बाद में शिल्प शब्द का अर्थ कला से ले लिया जाने लगा। अंततः शिल्प, स्थापत्य और चित्र ये कला के 3 भेद माने जाने लगे। तो इस तरह हमारा ये पूरा 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स पूरा ख़त्म होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिलती रहे और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो, जिससे आप छोटी छोटी बारीकियों को समझ सकें कि चित्रकला में कौन कौन सी बारीकियां हैं और किस तरह ये हमारे लिए उपयोगी हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो फाइन आर्ट्स के लिए जाना चाहते हैं आगे। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।